Okay, so hello everyone, welcome to this lecture. So in this lecture series, we are discussing unit-wise previous year questions from lecturer cadre exam. In this particular lecture, we will discuss previous year questions of thermodynamics and statistical mechanics. सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे और जानेंगे कि इस यूनिट का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो द टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. द क्वेश्चन नंबर 1 इज अक्रॉस ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन द फ्री एनर्जी इज. कि जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है उसमें फ्री एनर्जी का क्या बिहेवियर होता है. क्या वो टेम्परेचर के साथ कॉन्टिन्यूअस है या वो टेम्परेचर के साथ डिसकॉन्टिन्यूअस है. उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं या वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं. आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक के बारे में, जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, यहां से हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन के पूछे जाने की. किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. सबसे पहले तो ये बन सकता है कि जो ये क्वांटिटीज हैं, कौन सी क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअस है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या बिहेवियर है, उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या बिहेवियर है, कौन सी इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को गवर्न करती हैं. एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि अगर ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर में आएगा या वो सेकंड ऑर्डर में आएगा. प्लॉट्स के बारे में पूछा जा सकता है. ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में फ्री एनर्जी का बिहेवियर कैसा होता है. देखो, सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता क्या है. आउट ऑफ द 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ऐसे फेज ट्रांजिशंस जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हों, ऐसे फेज ट्रांजिशंस जिनके दौरान प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो चेंज क्या होगा. बचे हुए दोनों एंट्रोपी और वॉल्यूम, दे विल चेंज. तो कांस्टेंट प्रेशर या लिखो सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, ये दोनों चेंज नहीं होंगे. चेंज क्या होगा. एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम विल चेंज. ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई. एग्जाम्पल क्या हो सकता है. जैसे हम कहें आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें हम देखें कि हमने प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया है. अब जब आइस टू वाटर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो एक तो यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रही है ना, सॉलिड टू लिक्विड में वॉल्यूम चेंज हो गई. दूसरा, आइस टू वाटर कन्वर्जन में द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज यूटिलाइज्ड, सो देयरफॉर द एंट्रोपी ऑफ द वाटर इज मोर एज कंपेयर टू आइस. तो एंट्रोपी भी जो है वो चेंज हो गई है. या ऐसे भी समझ सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड फेज में जब गए हैं तो भी एंट्रोपी चेंज होती है. उसका कारण क्या है. बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट सप्लाई टू द सॉलिड, टू द वाटर, राइट. तो इसका मतलब इस टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम और एंट्रोपी चेंज होते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे. उसके बाद हम डिफाइन करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी. गिव्स फ्री एनर्जी जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, गिव्स फ्री एनर्जी जी. और डीजी जब हम कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में, वो क्या आता है. वीडीपी माइनस एस डी टी. प्लॉट्स में हमने क्या पढ़ा है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है दैट रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. अगर ये एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है so the behavior of G will be something like this. So it will be continuous. यहाँ पे कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी, जब फेज चेंज हुआ है तो कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को नहीं मिली है. दूसरी तरफ अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें इसका, तो हम कहेंगे करली G बाई करली P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू V एंड करली G बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S. देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वॉल्यूम और एंट्रोपी है, और वॉल्यूम और एंट्रोपी क्या होती हैं.
चेंज होती हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में देयर विल बी डिसकंटिन्यूटी। जैसे ही फेज ट्रांजिशन होगा तो एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे तो देयर विल बी न्यू वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, न्यू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो इनके प्लॉट्स कैसे बन जाएंगे अगर मैं एंट्रोपी का डिफाइन करूं तो लेट अस सपोज -S वर्सेस T और ये आपका TC है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले ऐसे आ रही है कोई वैल्यू, देन देयर विल बी ए sudden jump, sudden hike in the value of entropy. So there will be a definite discontinuity. There will be a definite discontinuity. थोड़ा सा इसके बारे में अगर और डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है। ये रिजल्ट्स तो हमने पढ़े हैं और यहां से हमारे आंसर तो यहां से आ गया है कि G जो है that remains continuous, and the first order derivative is discontinuous. तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C, that is a continuous function of temperature but its derivative is discontinuous. So this will be the correct option. This will be a correct option. और देखो, और अगर डिटेल में समझना है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कांस्टेंट क्यों रहती है। ये जो प्लॉट है ये क्यों आता है ऐसा, ये हम समझ सकते हैं कि देखो नेचर का ये लॉ है कि टू फेजेस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। दो फेज को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उनकी गिब्स फ्री एनर्जी बराबर है तो। अब जब थ्योरेटिकली हम ये प्लॉट करें G इज इक्वल टू H माइनस TS, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट इज ऑब्टेन्ड। ऐसे समझो से H इज द टोटल इनकम एंड TS आर द एक्सपेंसेस। तो जो नेट हमारे पास बचा दैट इज G। सो G वही गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम के लिए, वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क है। ठीक है, अगर हम इसको थ्योरेटिकली प्लॉट करें वाटर और आइस के केस में, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेट अस सपोज ये ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका 0 डिग्री हो गया। तो अगर हम थ्योरेटिकली वाटर की जो कर्व प्लॉट करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, और अगर आइस की करते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये वाटर की है और ये आइस की है। थ्योरेटिकली वी कैन डू दैट। नाउ यू विल सी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ G ऑफ आइस इज लेस देन G ऑफ वाटर, और नेचर ऑलवेज फॉलोज द अफोर्डेबल वैल्यू ऑफ G। मतलब जितना कम वैल्यू होगा G का वही फेज एग्जिस्ट करेगा। लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ G, दैट फेज विल एग्जिस्ट। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि G ऑफ आइस इज लेस देन G ऑफ वाटर। इट मींस द सिस्टम विल बी इन दिस फेज। जैसे हमारा नेचर होता है कि मोस्ट अफोर्डेबल चीज हम लेंगे, वही मोस्ट अफोर्डेबल G की वैल्यू जो है नेचर फॉलो करेगा। जो सबसे कम G होगा वही फेज एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ आते हैं तो यू विल सी यहां पे G ऑफ आइस इज मोर देन G ऑफ वाटर। तो इस केस में G वाटर इज लेस देन G आइस। तो इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सिस्टम विल बी इन दिस स्टेट बिकॉज द वैल्यू ऑफ G इज लोअर। वैल्यू ऑफ G इज लोअर। बट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दोनों कर्व जो है ये इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पे दोनों वैल्यू जो हैं वो बराबर हैं, और इसीलिए आपने देखा कि जो कर्व है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसी हमारी कर्व थी, वो यहां से आइस वाला फॉलो कर रही है, देन इट इज वाटर वन। बात समझ में आ गई? तो दिस इज हाउ दिस G रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एट द ट्रांजिशन। ये इसीलिए नीचे की तरफ आता है।
मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं स्लोप के हिसाब से, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है, और डेरिवेटिव के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं किसका स्लोप ज्यादा होगा किसका कम होगा। लेकिन यहां से जो समझने वाली बात यह है कि सिस्टम हमेशा वो फेज लेगा जिसमें जी की वैल्यू सबसे कम होगी, जिसमें जी की वैल्यू सबसे कम होगी। और यही कारण है कि इधर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आउट ऑफ द टू फेजेस आइस होता है, और आउट ऑफ द टू फेजेस यहां पे अबव 0 डिग्री पे वाटर होता है। और यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस द ट्रांजिशन, यहां पे दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, इसीलिए दोनों फेजेस कैन को एग्जिस्ट एंड द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन टेक प्लेस, और जी जो है दैट विल रिमेन कॉन्टिन्यूस। ये बात समझ में आ गई, जी कॉन्टिन्यूस क्यों है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है। तो एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, दो चीजें हमारे पास थी वो डायरेक्ट हमारे पास आ गई थी, एक एडिशनल कंटेंट था जो आप देख सकते हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज दी सी ही था ना, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, continuous function of temperature and discontinuous function of first derivative. The next question is, a Carnot cycle operates on a working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2 with T1 greater than T2। तो ये कोई टेम्परेचर T1 रिजर्वोयर है और ये यहां पे T2 है। ठीक है, during each cycle an amount of heat Q1 is extracted from the reservoir at T1, यहां से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट होती है, and an amount of Q2 heat is delivered to the reservoir at T2। तो ये हमारे पास यहां पे Q2 हो गया and some work is done। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो, वर्क डन इन वन साइकिल इज Q1 माइनस Q2, ये तो बिल्कुल सही है, यहां से भी देख सकते हो Q1 इज नथिंग, जो टोटल आई उसी से W प्लस Q2 हुआ है, सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो वर्क डन तो बिल्कुल सही है। दूसरा Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, ये भी बिल्कुल सही है, ये हमारे पास होता है Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, ये भी सही है। एंट्रोपी ऑफ द हॉटर रिजर्वोयर डिक्रीजेस, ये बात भी बिल्कुल सही है, यहां से जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा सो यहां पे जो एंट्रोपी होगी रिजर्वोयर की वो डिक्रीज होगी, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ये बात भी सही है। द फोर्थ वन इज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज, अब ये बात भी सुनने में सही लगती है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स तो इंक्रीज ही करती है कोई भी सिस्टम हो, बट जो ध्यान देने वाली जो क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि ये कार्नोट साइकिल है, और कार्नोट साइकिल जो है एक परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल चेंज इन द एंट्रोपी इज जीरो, टोटल चेंज इन द एंट्रोपी इज जीरो, तो वहां पे इंक्रीज, अगर तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता तो हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, ds विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट एज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यू नो कि जो टोटल चेंज इन द एंट्रोपी है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जो पूरे ओवरऑल सिस्टम की जो यूनिवर्स की एंट्रोपी हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल नॉट इंक्रीज, दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, thermodynamics variables of a system can be volume V, pressure P, temperature T, and number of particles N, internal energy E, and chemical potential mu. For a system to be specified by microcanonical, canonical, and grand canonical ensemble, the parameters required for the respective ensembles are। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में कौन से वेरिएबल्स फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल, जहां पे N, V एंड E, दीज वेरिएबल्स विल बी देयर। वोल्स के बारे में पूछा जा सकता है, वोल्स कैसी होती हैं, N फिक्स्ड है, इम्परमिएबल, वॉल्यूम फिक्स है, वोल्स विल बी रिजिड,
एनर्जी फिक्स है, कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है दो एंजेम्बल्स के बीच में, इंसुलेटेड वॉल्स आर देयर। उसके बाद पहली कंडीशन रिलैक्स करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस, तो जो कैनोनिकल है उसमें हम कहेंगे एन वी एंड टी। तो यहां पे वॉल्स कैसी हो जाएंगी, इम्परमिएबल, अगर वॉल्स के बारे में भी पूछे तो वॉल्यूम फिक्स रहेगी, रिजिड ही रहेगी। और जो टी है, अब टेम्परेचर कंडक्टिंग हो रहा है तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम, वॉल्स विल बी कंडक्टिंग, वॉल्स विल बी कंडक्टिंग। वॉल्स जो इंसुलेटेड थी वहां से अभी कंडक्टिंग हो गई हैं। उसके बाद ग्रैंड कैनोनिकल, तो ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होगा, पहले एनर्जी एक्सचेंज की कंडीशन हटाई, अब उस कंडीशन को थोड़ा और रिलैक्स करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज कैन ऑल्सो टेक प्लेस, तो एन जो है उसकी जगह आ जाता है म्यू वी टी। तो यहां पे जो वॉल्स हैं वो परमिएबल, रिजिड एंड कंडक्टिंग होती हैं। तो वॉल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। माइक्रो कैनोनिकल से कैनोनिकल में जाते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। उसके बाद ग्रैंड कैनोनिकल में जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज। ठीक है, सो यहां से देख लो ऑप्शन बी, दैट इज एनवीई, ये रहा एनवीटी एंड टीवी म्यू। थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, बट दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेसल हैज टू कंपार्टमेंट्स ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 containing an ideal gas at pressure P1 and P2 and temperature T1 and T2. If the wall separating the compartments is removed, the resulting equilibrium temperature will be. देखो ऐसा कुछ केस है, there is a wall separating these two compartments. यहां पे इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ये इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद जब इस वॉल को हटाया जाता है, यहां से रिमूव कर दिया जाता है, तो उस समय जब ये मिक्स होता है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का। ये क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है, जून 2013 का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था। नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से एज इट इज क्वेश्चन लेक्चर कैडर में डाला गया। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जब यहां से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिस्टम से जब हम, और तो कहीं से कोई भी देखो लीकेज है नहीं, कोई भी कंडक्शन है नहीं, कोई हीट का आना जाना नहीं है, कहीं से कोई लीकेज ऑफ द पार्टिकल्स नहीं, कुछ भी नहीं है। बस इसी सिस्टम में पहले एक वॉल थी, अब उस वॉल को हटा दिया गया सो दैट जो आइडियल गैस है दे आर मिक्सिंग नाउ। और उससे क्या इफेक्ट आएगा, तो क्या इफेक्ट होगा, पहली चीज तो है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम। मतलब यहां पे अगर मैं कहूं कि N1 है, इधर इधर N2 है, तो टोटल विल बी N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N। ये कंजर्व रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा, द इंटरनल एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल विल रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि हमें पता है, यहां पे लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे हम समझें dq इज इक्वल टू du प्लस dw, वैसे तो ऐसे होता है डेल q इज इक्वल टू du प्लस डेल w। देखो नो हीट इज एक्सचेंजिंग, कोई भी हीट का आना जाना नहीं हो रहा है, देयर इज नो वर्क डन, सिर्फ वॉल को रिमूव किया है। तो दीज आर नॉट चेंजिंग, एनर्जी विल रिमेन सेम। सो इंटरनल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। ये दो हमारे पास इनपुट है, इनसे हमें कुछ करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इक्वेशन ये होगी, आइडियल गैस का केस हमें गिवन है, दैट इज P1 V1 is equal to N1 RT1 and the second one is P2 V2 is equal to N2 RT2।
ठीक है, ये होगा। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू एन CVT, ये होता है। तो एज U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल, इट मीन्स U1 प्लस U2 इनिशियली इज इक्वल टू फाइनल U। तो ये क्या होगा देखो, U1 क्या होगी? N1 CVT1 प्लस N2 CVT2। U क्या होगा? N इज नाउ फाइनल N CV इंटू T। अब CV सेम गैस है, सेम टाइप ऑफ गैस है, कोई बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तो CV विल बी कैंसल्ड आउट। सो N1 T1 प्लस N2 T2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू T। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। देखो अगर तो N1 N2 T1 T2 में पूछा होता तो आंसर हमारे पास आ गया है, लेकिन हमसे पूछा गया है P1 V1 के सेंस में। तो N1 T1 की वैल्यू क्या होगी? देखो N1 T1 इज नथिंग बट P1 V1 बाई R। सो P1 V1 बाई R प्लस N2 T2 P2 V2 बाई R डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो N1 क्या है यहां से? P1 V1 बाई R T1 प्लस P2 V2 बाई R T2, ये N1 प्लस N2 हो गया। तो P1 V1 बाई R T1 प्लस P2 V2 बाई R T2। R कॉमन है सभी में, R चला जाएगा। So the final temperature T will be P1 V1 plus P2 V2 divide by P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2। ये आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T। तो देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन C विल बी देयर, दिस विल बी, देखो ऑप्शन C विल बी देयर। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? ज्यादा कुछ भी नहीं है कि बस ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और भी एग्जाम में पूछा गया है कि वॉल को रिमूव कर देते तो क्या होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, उन्हीं से हम कंपेयर कर सकते हैं फिर इनिशियल और फाइनल कंडीशन। और हमेशा जो पैरामीटर्स गिवन हो उन्हीं में आंसर निकालने की हमने कोशिश करनी, बाकी पैरामीटर्स जिनका हम यूज करते हैं उनको लास्ट में ओमिट आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने N1 N2 को किया, फाइनली P1 V1 में रख लिया क्वेश्चन को। सो ऑप्शन C विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ये देखो, let delta W be the work done in a quasi-static reversible thermodynamic process. Which of the following statement about del W is correct? कि del W परफेक्ट डिफरेंशियल होता है या नहीं होता है? होता है तो कब होता है या कभी भी नहीं हो सकता है, ये सवाल है। ठीक है, तो क्या होगा अभी बताया हमने, del Q इज इक्वल टू du, यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो du प्लस del W ऐसे लिखते हैं। du है दैट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये परफेक्टली डिफरेंशियल होता है, ये दोनों पार्शियली डिफरेंशियल होते हैं। अब अगर du को मैं लिखूं, du इज नथिंग बट del Q माइनस del W। तो अगर del W को परफेक्टली डिफरेंशियल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दिस del Q मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाए देन du और del W इन दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। ऑब्वियसली देयर इज ए नेगेटिव साइन बट ओवरऑल बिहेवियर विल रिमेन सेम। सो वो भी एक स्टेट फंक्शन बन जाएगा। सो del W तभी एक परफेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है जब del Q 0 हो। del Q 0 मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट इज नॉट चेंजिंग, और वो कौन सा होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक देन del W इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, del W इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल। बात समझ में आ गई क्या? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, क्लास में जब पढ़ाया है तो एज इट इज हमने किया भी हुआ है।
आगे देखो, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन द एंट्रोपी इज, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ds इज नथिंग बट dq बाई t. Adiabatic process at dq will be 0, reversible process, a reversible adiabatic process, then ds will be 0, change in the entropy will be 0, change in the entropy will be 0, option c will be there. बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो. Water contained in a beaker can be made to boil by passing steam through it. एक theoretically conceptual question है कि एक बीकर में वाटर रखा हुआ है और उसके पास उसमें से हमने स्टीम को पास कराना है, और वाटर कब बॉयल करेगा? जब स्टीम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पास करें, या फिर एट ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास करें, एट एनी प्रेशर, या ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हमसे पूछा है. देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेट अस सपोज कि हमारे पास यहां पे ये वाटर है. पहला केस हम लेते हैं कि स्टीम आई और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है और वो यहां से पास कर रही है. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है. तो होगा क्या? इसकी जो लेटेंट हीट है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और इसका टेम्परेचर अल्टीमेटली हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था, 90 था, 80 था, 70 था, 60 था, ऐसा था, तो देयर वाज ए डेफिनेट टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक डेल्टा टी की वैल्यू थी, देयर वाज ए डेफिनेट डेल्टा टी, और हीट ट्रांसफर वाज कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस, तभी ट्रांसफर हो सकती है टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो जैसे ही लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी दैट विल बी 0. अब वाटर को बॉयल करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट चाहिए एट 100 डिग्री सेल्सियस, तभी वो बॉयल कर सकता है. नॉट ओनली टेम्परेचर की रीच करते बॉयल कर, अगर बॉयल करना है तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट शुड बी देयर. तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट विल नो लॉन्गर बी देयर, नो सप्लाई ऑफ हीट विल बी देयर, एंड हेंस वाटर विल नॉट बॉयल. तो कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो. ये कैसा हो सकता है? क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमने पढ़ी है, दैट इज dp बाई dt इज इक्वल टू L बाई टी V2 माइनस V1. अब ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है और ये हमें पता है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. सो अगर एक हाई प्रेशर पर, प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये जो स्टीम प्रिपेयर हुई है दैट इज प्रिपेयर्ड एट हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर पे हमने की है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा. तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय हो सकता है 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, कुछ ऐसा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा हुआ है. दैट स्टीम, जब वो मान लो 120 डिग्री की स्टीम जो है वो पास कर रही है, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी देयर इज ए डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट होती रहेगी एंड वाटर विल बॉयल अल्टीमेटली. ठीक है, तो हमें जो स्टीम पास करनी है दैट शुड बी एट हायर प्रेशर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है एट ए प्रेशर ग्रेटर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी देयर. ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ऑन ए टीएस डायग्राम टेम्परेचर टी एंड एंट्रोपी एस. टीएस डायग्राम में द आइसोथर्म आर, आइसोथर्म कैसी बनेगी? कांस्टेंट टेम्परेचर वाली. अगर मैं इधर एस लेता हूं, इधर टी एक्सिस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ऐसी लाइन दैट इज पैरेलल टू एस एक्सिस. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पैरेलल टू एस एक्सिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन नहीं है। कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ऐसे बनाएंगे, एस पी टी वी ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट और फोर्थ जो बनेगा उसमें हमने नेगेटिव साइन लेना है। ये ट्रिक है मैक्सवेल इक्वेशन को याद रखने की। वैसे तो याद रख नहीं पाओगे, क्या करोगे अभी कैलकुलेट करके देखो। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन लिखना है, करली पी बाई करली एस एट कांस्टेंट वी, करली पी बाई करली एस एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू, इसके बिल्कुल सामने वाला अपोजिट देखो, करली टी बाई करली वी एट एस, करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एस, और पहले में क्या आएगा, नेगेटिव। ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन आता है मैक्सवेल का। सेकंड क्या होगा, करली एस बाई करली वी, करली एस बाई करली वी एट कांस्टेंट टी, करली एस बाई करली वी एट कांस्टेंट टी, और इसका अपोजिट देखो, ये इधर से इधर जा रहा है, इसका अपोजिट इधर से इधर जाएगा, करली पी बाई करली टी, करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वी। ये हो गया सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड क्या होगा, थर्ड आ रहा है इधर से इधर, करली वी बाई करली एस एट कांस्टेंट पी, करली वी बाई करली एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, इसका अपोजिट इधर, करली टी बाई करली पी, करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट एस। ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ ये है, करली एस बाई करली पी, इधर आ रहा है रो, करली एस बाई करली पी एट कांस्टेंट टी, करली एस बाई करली पी एट कांस्टेंट टी, और इसका अपोजिट क्या होगा, दिस विल बी करली वी बाई करली टी एट पी, करली वी बाई करली टी एट पी, और फोर्थ में भी नेगेटिव साइन। ये है हमारे पास, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखो पहला क्या है, करली एस बाई करली वी वाला देखो, ये है ना, करली एस बाई करली वी एट टी इज इक्वल टू करली पी बाई करली टी वी, ये तो सही है। उसके बाद करली एस बाई करली पी देखो कहाँ है, ये है, करली एस बाई करली पी एट टी इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली टी एट पी, ये भी सही है। तीसरा देखो, करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट एस, करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू करली वी बाई करली एस एट कांस्टेंट पी, ये भी सही है। करली पी बाई करली वी, करली पी बाई करली वी का डायरेक्ट कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। सो दिस विल नॉट बी द ट्रू मैक्सवेल रिलेशन। बात समझ में आ गई कैसे चेक करना है? तो ये चार मैक्सवेल रिलेशन ऐसे लिखने हैं, इनकी कई बार जरूरत पड़ती है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक ध्यान रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को नेगेटिव लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a grand canonical ensemble, a system A of fixed volume is in contact with a large reservoir B, then A क्या कर सकता है? It can exchange both energy and particles with B. उसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और एनर्जी पे, दोनों पे ही कंडीशन रिलैक्स हो जाती है, म्यू वी टी हम कहते हैं ना, तो ओनली V इज फिक्स्ड, पार्टिकल एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया था, उसी से क्वेश्चन हमें मिल गया। और सो द नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द लोअर एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं, और किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, या लो प्रेशर और हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर का वैल्यू कैसा रहेगा और टेम्परेचर की वैल्यू कैसी रहेगी, ये पूछा है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन का हमें ये तो पता है कि बोसोन्स हैं वो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उस वजह से जब हम टेम्परेचर को बोस टेम्परेचर से नीचे लेके जाते हैं तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर अक्यूमुलेटेड इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, दैट इज द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और वहां पे हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन।
अब टेम्परेचर का उसमें क्या रोल है, अगर टेम्परेचर हाई होगा सो मोर थर्मल एनर्जी विल बी imparted to the particles and hence less and lesser number of particles will be in the ground state. तो अगर बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन हमें चाहिए तो हमें टेम्परेचर को कम रखना होगा सो दैट थर्मल एनर्जी कम मिले एंड पार्टिकल्स कैन अक्यूमुलेट इन दी लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट. दूसरा इसका क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट ये भी है कि जो थर्मल वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो लेसर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द वेवलेंथ. Means there is always a wave associated with a moving particle. So it means higher will be the wavelength, overlapping of the wavelength will take place. तो particles will overlap. और वही हमें चाहिए बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन में. तो हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए. पहली चीज तो फिक्स हो गई कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लोअर एनर्जी लेवल विल इंक्रीज एट लो टेम्परेचर. प्रेशर का क्या होगा, हाई प्रेशर अगर होगा सो हायर विल बी द प्रेशर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन दी स्मॉलर वॉल्यूम. तो उससे भी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी अक्यूमुलेटेड इन दी ग्राउंड स्टेट. तो हमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हमें चाहिए. ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो लो टेम्परेचर and high pressure, option A will be there, low temperature and high pressure. So the next question is, which of the following relation between entropy T, entropy S and the canonical partition function Z is true? S और Z में कौन सा रिलेशन है? तो S की वैल्यू क्या होती है, S इज इक्वल टू के एल एन जेड प्लस ई बाई टी, यही बताया हुआ है. S इज इक्वल टू के एल एन जेड प्लस ई बाई टी. और E की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर करली एल एन जेड बाई करली टी. एक तो ये होता है. दूसरा E को हम लिख सकते हैं माइनस करली एल एन जेड बाई करली बीटा. कई बार तो ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है E की वैल्यू क्या होती है, और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि E में ये माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बीटा के साथ में इसमें नहीं आता है. यहाँ पे के टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई बार डिवाइड कर देते हैं, एक मल्टीपल कंफ्यूजन हो जाते हैं. एक बार रिसेंटली पूछ लिया गया था एचपीएससी में और बहुत बच्चे इसको गलत करके आए थे कि एनर्जी को कैसे लिखेंगे जेड के रूप में, माइनस करली एल एन जेड बाई करली बीटा. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है. अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें करली टी के साथ ही चाहिए, बीटा के साथ नहीं चाहिए. तो एस इज इक्वल टू के एल एन जेड प्लस के टी स्क्वेयर करली एल एन जेड बाई करली टी और डिवाइड बाई टी. इस टी से टी चला जाएगा, के कॉमन आ जाएगा. सो के एल एन जेड प्लस टी करली एल एन जेड बाई करली टी, दैट इज एंट्रोपी एस. के एल एन जेड प्लस टी करली एल एन जेड बाई करली टी. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन. तो पार्टीशन फंक्शन से हमें सारे पैरामीटर्स निकालने आने चाहिए. ये तो ध्यान रख लो क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है. इसको तो एज इट इज ध्यान रखो, बाकी सब तो फिर इसके बाद सारे कैलकुलेट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमें आने चाहिए. सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स जो हैं इससे कई बार पूछ लेता है, तो मुश्किल नहीं है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the enthalpy of unit mass of any system is very easy question. H is equal to U plus PV. H is equal to U plus PV. DH पूछा हो, DG पूछा हो, DU पूछा हो, वो भी आपको बता रखा है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को डायरेक्ट कैसे लिखना है, उस ट्रिक के थ्रू आप कर सकते हैं. The next question is, according to the Maxwell's law of distribution of velocities of molecule, the most probable वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, क्या होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ. देखो यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल पूछेंगे वैल्यूज देके, या इनका आपस का रिलेशन पूछ लेंगे कि कौन सी बड़ी होती कौन सी छोटी होती, या इनकी वैल्यू ही दे देंगे कि इनमें से कौन सी मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सी एवरेज है, कौन सी आरएमएस है. देखो वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, अंडर द रूट 2 kT बाई एम. वी आर एम एस क्या होती है, अंडर द रूट 3 kT बाई एम. और वी एवरेज या मीन क्या होती है,
8 kT ओवर पाई एम। इनसे क्वेश्चन के चांस हमेशा होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा वी मोस्ट प्रोबेबल क्या मीन के बराबर होती है? नहीं, आरएमएस से कम होती है। ये √3 है, वो √2 है। तो वी मोस्ट प्रोबेबल इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन डी, लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर ओनली द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड। ये आपको बता दिया है कि टेम्परेचर इतना है कि सिर्फ यही दो मोड है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल नहीं है। देन व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल? तो आपको पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी एसोसिएटेड इज 1/2 kBT। तो 5 के साथ कितनी हो जाएगी? 5/2 kB इंटू टी। देन व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट विल बी curly U by curly T, that is 5/2 kB, 5/2 kB, ऑप्शन डी। अगर वेरी लो टेम्परेचर दे रखा हो और तो इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेशनल होंगे तो वहां पे 3/2 kB, इंटरमीडिएट है जहां पे दोनों है तो 5/2, हाई है तो वाइब्रेशनल भी हो जाएंगे 7/2 kB। तो ऐसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर these thermodynamics and statistical mechanics questions from the lecturer cadre 2016 पेपर। ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। यहां से एक चीज हमें समझ में आई है कि क्वेश्चंस हैं बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछे हैं, कोई बहुत ही लेंदी कैलकुलेशंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, देयर इज ए इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम से पार्टीशन फंक्शन तक, एंसेंबल थ्योरी तक क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। ठीक है। तो सभी टॉपिक्स को एलिमेंट्री लेवल पे एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चन जो है हमें उन पे आने चाहिए, छोड़ेंगे किसी टॉपिक को नहीं, वहां से हमें नुकसान हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल come with some new interesting questions of another unit. Okay, so bye bye, have a good time. In case of any doubt please feel free to discuss. Bye bye.